CH-982 हिंदुस्तान की धरती बनारस, कुछ तो था उसके होठों पर, न जाने हमसे क्यों शर्माती थी। वाह वाह वाह, जियो मेरे शेर, अंश ने खुश होकर कहा। हाँ तो, कुछ तो था उसके होठों पर, न जाने हमसे क्यों शर्माती थी। एक दिन हंसी तो पता चला नालायक तंबाकू खाती थी, और बस इतना सुनना था कि सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे, और बेचारी माही शर्मा कर तुरंत वहां से भागी थी, तो समर भी उसके पीछे भागने लगा। और तभी आशी ने मायूसी से दिल ही दिल में अपने आप से कहा, यहाँ सब है पर फिर भी तुम्हारे बिना सब अधूरा है गौरी। कुछ घंटे बाद, हमेशा की तरह एक आम दिन, लेकिन हवा में घुला वो अजीब सा एहसास, वो थरथराहट आम नहीं थी, क्योंकि आज हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई आम फ्लाइट नहीं उतरी थी, बल्कि तूफान उतरा था। वो अमेरिकन ब्लैक प्राइवेट जेट, जिस पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था डीके ड्रैगन्स किंग, एक नाम जो सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि खौफ का ब्रांड था। जैसे ही वो जेट आसमान का सीना चीरती हुई जमीन पर उतरी, हवाओं का रुख बदल गया। सेकंड्स में हर चीज धीमी, भारी और ठहरी हुई लगने लगी, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो, किसी उसके इंतजार में। अचानक जेट का दरवाजा खुलता है, ब्लैक ऑक्सफोर्ड शूज, जैसे किसी तानाशाह के कदमों का ऐलान हो रहा हो। एक एक सटिप, जमीन तक को कंपा देने वाला ब्लैक सूट, बुलेट प्रूफ वेस्ट के नीचे छिपा संगदिल सीना, ऊपर से हवा के साथ लहराता काला लॉन्ग कोट, चेहरे पर सख्त डार्क एक्सप्रेशन, 6.2 की हाइट, इंग्लिश फेयर स्किन और उम्र 18 साल, बावजूद इसके वो कोई चॉकलेटी बॉय नहीं बल्कि एक जवां मर्द लग रहा था जो अपने अकेले वजूद से भी फौलाद लगता था। चेहरा शांत, पर आंखें ऐसी जैसे किसी की रूह को चीरकर देख रही हो, और उसे पर वो सिग्नेचर गॉगल्स, वो सचमुच कयामत लग रहा था। ब्लैक मास्क पहने वो अभी जेट की सीढ़ियों पर खड़ा था, अपनी डार्क नीली आंखों से वो हिंदुस्तान की हवा को पढ़ रहा था, आंखें बंद कर उस महक में किसी अपने की तलाश कर रहा था कि तभी कई मजबूत कदमों की एक साथ होती आहट ने उसका ध्यान तोड़ा। हिंदुस्तान में ब्लैक ड्रैगन टीम आपका स्वागत करती है, मास्टर। एक साथ कई आवाजें गूंजी, जैसे मिलिट्री सलामी दे रही हो, जिसे सुनते ही उसकी नीली आंखें एक झटके से खुलती है, और अब वो बिना कुछ बोले तेजी से आगे बढ़ता है। उसके हर कदम पर जैसे जमीन खुद को समेट रही थी। 8 कमांडो उसके आगे पीछे चल रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी भी फीकी थी उस एक शख्स की मौजूदगी के सामने। कुछ ही देर में गाड़ियों का लंबा काफिला पहले से इंतजार में था, और जैसे ही वो गाड़ी की ओर बढ़ा, 1 मिनट, एक आवाज गूंजती है। निक के कदम थमते हैं। उसने धीरे से अपनी आंखों से गॉगल्स हटाया और सामने खड़े शख्स को देखा। वो शख्स से जो कोई और नहीं बल्कि लकी था। लेट मी चेक। वह आगे बढ़ पूरी तफ्तीश और चौकन्नेपन के साथ गाड़ियों को अच्छे से जांचने के बाद बोला, एवरीथिंग इज ओके, अब तुम बैठ सकते हो। ये शब्द थे सामने खड़े लकी के, जिसे सुनते ही निक की नीली आंखों में नाखुशी के एक्सप्रेशन साफ नजर आने लगे थे, जो अगले ही पल डेविल स्माइल में बदल गई, और वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी नीली आंखों से गॉगल्स हटाते हुए बोला, वॉट एवर योर नेम इज, मैंने सुना है तुम अपने काम को लेकर बहुत प्रोफेशनल हो, और शायद यही वजह है कि ब्रो ने तुम्हें मेरे साथ भेजा है। तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ये याद दिलाने की जरूरत है कि हम दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है, और अगर नहीं याद तो बेहतर होगा किसी से पूछ लो, फिर चाहे वो तुम्हारी लिमिट हो या ड्यूटी। अंडरस्टैंड लकी? कहकर निक ने एक बार फिर उसी एटीट्यूड के साथ अपनी आंखों पर गॉगल्स पहने और गाड़ी में बैठा, तो वही उसकी बातों पर लकी के चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से भरे हो चुके थे। उसने दांत पीसते हुए अपने हाथों की मुठियां कस ली थी, क्योंकि वह जानता था ये लड़का उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, और आखिर हो भी क्यों ना। पिछले वक्त में गोरी को लेकर उन दोनों के बीच जो जंग छिड़ी थी, इसका फैसला भले ही निक के हिस्से में आया था, लेकिन वह अपने आप में उन दोनों के दिलों में एक जंग का इतिहास बना चुका था। इश्क और जुनून का इतिहास, जो भुलाए नहीं भूल जा सकता था। अब जहां एक तरफ लकी अपना गुस्सा पीने के लिए मजबूर था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखने के होठों पर एक डेविल और शांतिराना मुस्कान थी। और उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज ब्लिंक करता है, टारगेट लोकेशन कंफर्म्ड, बनारस, जिसे देख निक की आंखें अब चमकती नहीं बल्कि जल उठती हैं। होठों की शातिरना मुस्कान अब मिस्टीरियस स्माइल में बदल चुकी थी। मैं वो वक्त हूं जो तूने बर्बाद किया था, और अब लौट कर आया हूं तेरे हर पल का हिसाब लेने। जिसे तूने छोड़ा था वो लौट आया है, पर अब इश्क मांगने नहीं, इश्क की कसमों की सजा देने। शहर तेरा हो सकता है, पर छाप मेरी होगी, लिटिल गर्ल। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का छोटा सा शहर बनारस, जहां हवाओं में शोर नहीं भजन होते हैं, घाटों पर लोग नहीं आस्था और मन्नत सचती है, और घरों में लोग नहीं रिश्ते रहते हैं,
छोटी छोटी सड़कों पर बड़े बड़े ख्वाब दौड़ते हैं, जहां सुबह मॉर्निंग अलार्म से नहीं गंगा की आरती से होती है। आज भी ये शहर बाकी के दिनों की तरह ही जागा था। बनारस की उस सर्द सुबह में मंदिर की घंटियों और आरती के स्वर में जैसे कोई अलौकिक कहानी बुन रही थी। घाट पर बैठी गौरी और उसके साथ बैठी उसकी ही हम उम्र लड़की, दोनों सहेलियां, आरती के बाद माथे पर चंदन का तिलक लगाया, और जैसे ही आखिरी घंटी बजी, अरे बाप रे गौरी जल्दी चल, आज तो बहुत देर हो गई, अम्मा तो आज पक्का मार मार कर खाल उधेड़ देगी। हे महादेव कृपा करके हमें बचाना। कहते हुए लड़की ने हड़बड़ा कर गौरी का हाथ पकड़ा और कुछ इस तरह भागी मानो उसके पीछे 100 कुत्ते पड़े हो। मासूम और खूबसूरत चेहरे पर घबराहट, लंबे बालों की छोटी जीस के कुछ बाल चेहरे पर बिखर रहे थे, खूबसूरत काली आंखें जिनमें अनगिनत रंग भरे थे। दोनों ही सफेद सूट, चूड़ीदार और हरे पीले दुपट्टे के साथ किसी तरह कंधे पर आंचल संभालते हुए तेजी से भाग रही थी। अरे अरे यार चित्रा थोड़ा रुकना, आ मेरा पैर। कहते हुए गौरी नजाकत से अपने पैरों को पकड़ सिसक उठी, जिस पर वह लड़की घबराकर अपने कदम रोकते हुए, अरे अरे गौरी तुम ठीक तो हो? तुम इधर बैठो सीढ़ियों पर। हे महादेव दिखाओ अपना पैर। ओहो इस पर तो चोट लग गई। माफ करना गौरी, यह सब मेरी वजह से, मैं भी ना कुछ भी करती रहती हूँ। कहते हुए लड़की परेशान हो रही थी, क्योंकि गौरी के पैर में थोड़ी चोट लग गई थी। उसके साथ मौजूद लड़की ने एकदम से अपने दुपट्टे का कोना पट्टी करने के लिए फाड़ना ही चाहा था, जब गौरी ने एकदम से उसका हाथ रोते हुए कहा, अरे रे रे चित्रा ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? अरे छोटी सी चोट है, इसके लिए तुम अपना दुपट्टा पर बात कर रही हो? अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने इसके लिए कितना बखेड़ा खड़ा किया था, और आज कितने चाव से इसे पहन कर आए हो। खामखा सेट खराब हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, या जल्दी ठीक कुछ ठीक नहीं होगा, और अब खबरदार जो कुछ और कहा। कहते हुए लड़की ने बिना सोचे समझे अपने दुपट्टे का कोना फाड़ा और तुरंत गौरी के पैरों में पट्टी करने लगी। ये देख गौरी को बहुत बुरा लगा। चित्रा ये क्या किया तुमने? अपना कपड़ा खराब कर दिया। अब देखना तुम्हारी अम्मा फिर से तुम्हें बातें सुनाएगी, और आज तो पक्का तुम्हारी पिटाई होने वाली है। हाँ अरे सुनाएगी तो सुनाने दो, वैसे भी कौन सा नया सुनाएगी। मुझे तो आदत हो गई है अम्मा के बातों की। वह क्या कहते हैं ढीठ, हाँ मैं तो ढीठ बन गई हूँ पूरी। कहकर वो लड़की चित्रा मुस्कुरा देती है। अब कैसा लग रहा है? चित्रा की बात पर गौरी के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वह धीरे से चित्रा की चोटी पर खींचते हुए बोली, सचमुच पूरी की पूरी बदमाश हो। सच कहती है अम्मा, तुम्हारे तो काम ही है मार खाने वाले। एक बात नहीं सुनती किसी की, बस जो दिल में आया वो किया। कभी नहीं सुधरोगी ना? कभी नहीं। कहकर चित्रा खिलखिलाकर हंसने लगी और उसकी बात पर गौरी हल्के से मुस्काए, गालों में डिंपल उभरे। जब अचानक ही गौरी की नजर गंगा की लहरों पर गई, चेहरे पर वही सादगी जैसे किसी कच्चे गुलाब की पहली पनखुड़ी हो। वो अनाथ थी, लेकिन उसके चेहरे पर दुनिया की सबसे खुशनुमा शांति थी, जैसे उसने दुखों से दोस्ती कर ली हो और अब सिर्फ मोहब्बत के रंग समेट रही हो। गौरी को अचानक खामोश और कहीं खोया हुआ देख चित्रा ने उसकी नजरों का पीछा किया और फिर मुंह बनाकर बोली, ओ गौरी, तू फिर से इन लहरों में खोने लगी ना? यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, पिछले 5 महीने से तू हमारे साथ है। जब ट्रेन में तूने बाबा को चोरों से बचाया था और यह बताया था कि तू अनाथ है, काम की तलाश में है, हमारे साथ बनारस आ गई। इतने दिनों से जानती हूँ तुझे, तेरी आंखों को पढ़ती हूँ, फिर भी पता नहीं हर बार क्यों ऐसा लगता है जैसे तू पूरी तरह अनाथ नहीं है। कोई है जिसका इंतजार तू हर पल करती है, और तेरी मांग में छुपा हुआ सिंदूर, जो भले ही तू अपने बालों के पीछे दुनिया से छुपा कर रखती है, पर मैं जानती हूँ तू शादीशुदा है। लेकिन जब भी पूछती हूँ तेरा पति कहाँ है, कैसा है, तू उसके साथ क्यों नहीं रहती? तू आसमान की तरफ देखने लगती है तारों में। कभी कभी तो लगता है दुनिया की कुछ लड़कियों की तरह जो प्यार में धोखा खा चुकी होती है, भागकर शादी करती है। तेरी कहानी भी वैसी ही है, लेकिन फिर तेरी आंखों में वह इंतजार देख दिल मानने को तैयार नहीं होता। देख गौरी, सच सच बता, आखिर वह कौन है जिसका इंतजार तू हर पल करती है? तू हर सुबह इस घाट पर यहाँ ऐसे बैठती है जैसे तुझे कोई मिलने आने वाला हो, कोई राजकुमार। चित्रा के अनगिनत सवालों पर गौरी ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमार तो है, पर मैं राजकुमारी हूं या नहीं मालूम नहीं। खैर तू मेरी छोड़, और अब जल्दी घर चल। भूल गई आज तुझे फिर से देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। हर बार तो सबको कोई ना कोई बहाना कर भगा देती है, प्लीज इस बार कुछ मत करना। गौरी ने रिक्वेस्ट की, जिस पर चित्रा खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, हाँ 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 नहीं करूंगी, अगर मेरे लायक लड़का हुआ तो नहीं करूंगी। तेरे लायक लड़का मतलब मेरे सपनों के राजकुमार जैसा। सपनों का राजकुमार मतलब मुझे भी बताना कि आखिर हमारी शरारती चित्रा के ख्वाबों में कैसा राजकुमार आता है।
गौरी ने एक सहेली की तरह क्यूरोस होकर पूछा, जिस पर चित्रा ने चीन के नीचे उंगली रख कुछ सोचते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस ऐसा जिसे मेरे रंग से फर्क ना पड़े, जो सबसे अलग हो, सबसे अनोखा, जिसकी तलाश मुझ पर आकर खत्म हो जाए, मुझे बहुत प्यार करे और मेरे हर ख्वाबों को पूरा करे, और हाँ, जिसके सामने लोगों की बोलती बंद हो जाए, खासतौर से अम्मा की, जब देखो तब मुझे बात सुनती रहती है। तभी गौरी ने तपाक से कहा, बिल्कुल तेरी तरह, कहकर वो मुस्कुरा दी, जिस पर चित्रा ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा जी, मेरे बारे में तो सुन लिया, जरा अपने बारे में भी बता दे गौरी महारानी। तुझे कैसा लड़का चाहिए, या फिर तेरे ख्वाबों का शहजादा, जरा मैं भी तो जानूं। चित्रा के पूछने पर गौरी ने एक नजर पलट गंगा की लहरों को देखते हुए दिल ही दिल में अपने आप से कहा, पता नहीं, शायद जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे ढूंढता हुआ किसी तूफान की तरह आएगा, और जब आएगा तो उसे देखकर पूरा बनारस खामोश हो जाएगा। और अब चित्रा का हाथ पकड़ते हुए बोली, मेरी छोड़ अपनी, देख तेरे बाराती बस आते ही होंगे, जल्दी चल। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चित्रा जल्दी जल्दी उसके साथ भागी। अब चित्रा का हरा दुपट्टा और गौरी का पीला दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, गौरी की पायल की छनक के साथ, जैसे मानो बनारस की गलियों में शोर हो चुका था। कुछ ही देर बाद बनारस की गलियों में एक पुरानी हवेली जैसी दिखने वाली सादी सी बुनकर कोठरी, जिसके आंगन में एक मचान के नीचे हैंड सारी हैंडलूम मशीन पर बैठा एक बुजुर्ग शख्स हाथों से बनारसी साड़ी बना रहा था, और उसके साथ लगभग 12-13 साल का बच्चा रंग बिरंगे धागों को मशीन पर समेटने में उसकी मदद कर रहा था। आंगन में तुलसी के पौधे के ठीक सामने खड़ी एक औरत बदन पर एक शादीशुदा साड़ी पहने, गले केशों के साथ मां तुलसी के आगे दिया जलाए बैठे बैठे बुदबुदा रही थी। हे ठाकुर जी, जोड़ी बना दो, लड़की मेरी है ही सोने जैसी, बस थोड़ा रंग दबा हुआ है। इतने सारे रिश्ते देखे, लेकिन हर बार तो कमक लड़के वालों को कोई ना कोई बहाना बनाकर भागा ही देती है। पता नहीं कैसा लड़का चाहिए उसे। अरे कितनी बार कहा है, अपना चेहरा तो देख ले कम से कम आईने में, पर नहीं, ना तो उसके नखरे कम होते हैं और ना ही इसकी अकल खुलती है। लेकिन इस बार दया करो प्रभु, उस लड़की का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, एक नंबर की फसाद की जड़ है। लेकिन आप कर सकते हैं, बस ये रिश्ता पक्का कर दीजिए। वादा करती हूँ पूरे 11 रुपए का प्रसाद और एक नारियल चढ़ाऊंगी। CH 983 बनारस की गलियों में तूफान। हे ठाकुर जी, जोड़ी बना दो, लड़की मेरी है ही सोने जैसी, बस थोड़ा रंग दबा हुआ है। इतने सारे रिश्ते देखे, लेकिन हर बार तो कमक लड़के वालों को कोई ना कोई बहाना बनाकर भागा ही देती है। पता नहीं कैसा लड़का चाहिए उसे। अरे कितनी बार कहा है, अपना चेहरा तो देख ले कम से कम आईने में, पर नहीं, ना तो उसके नखरे कम होते हैं और ना ही इसकी अकल खुलती है। लेकिन इस बार दया करो प्रभु, उस लड़की का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, एक नंबर की फसाद की जड़ है। लेकिन आप कर सकते हैं, बस ये रिश्ता पक्का कर दीजिए। वादा करती हूँ पूरे 11 रुपए का प्रसाद और एक नारियल चढ़ाऊंगी। क्या अम्मा, कान्हा जी को जब रिश्वत दे ही रही हो, वह भी इतने बड़े काम के लिए, मानो गोवर्धन पर्वत को इस बार अपने सर पर बिठाना हो मेरी दीदी की शादी कराकर, तो कम से कम कान्हा जी को ऑफर तो अच्छा दो, वरना हर बार की तरह वो आपकी रिक्वेस्ट को साइड पैटी में डालने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। ये शब्द थे उस 13 साल के नटखट बच्चे की, जिसे सुनते ही औरत ने चिढ़ कर कहा, अरे ओ सोनू, तू चुप कर, तुझे किसी ने पूछा क्या? बड़ों की बातों में टांग नहीं उड़ाते, बताना पड़ेगा क्या? अपनी अम्मा की बात सुनकर बच्चे ने मुंह बनाकर कहा, ओ अम्मा, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं टांग नहीं अड़ा रहा, बल्कि आपकी मुसीबत को भगाने का आइडिया दे रहा हूं, ताकि उसका कमरा मेरा। आउच। बच्चा अपनी बात पूरी करता है, इससे पहले ही उसके सर पर एक चप्पल जाकर लगी। उसने झटके से पलटकर पीछे देखा, जहां चित्रा गौरी के साथ खड़ी थी, और गुस्से से अपने छोटे भाई को घूरते हुए बोली, क्या कहा, जरा फिर से? क्या है, मेरा कमरा लगा तू? रुक, तुझे तो मैं कमरा देती हूँ। अपनी दीदी को देखते ही सोनू की तो हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि चित्रा अब दूसरी चप्पल निकल रही थी। अम्मा बचाओ, कहकर वो अपनी अम्मा की तरफ भागा। जब उसकी अम्मा ने अपनी बेटी को डांटे हुए कहा, अरे ओ चित्रा की बच्ची, वक्त मिल गया तुझे आने का। अरे लड़के वाले आते ही होंगे और तू है कि, चल जल्दी जाकर तैयार हो। गौरी बेटा, तो इसकी मदद कर देना। और हाँ चित्रा, मैं आज तुझे एक बार फिर समझा रही हूँ, अगर इस बार तूने लड़के वालों को कोई ड्रामा करके भगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, आपसे बुरा कोई है भी नहीं, हम कहकर चित्रा मुंह बनाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई, जो कि एक पुराना पुश्तैनी झोपड़ी जैसे घर की तरह था। गौरी ने चित्रा की मदद की साड़ी पहनने में, तैयार करने में। चित्रा ने खुद को आईने में देखते हुए मुंह बनाकर कहा, कैसी लग रही हूं मैं? हमेशा की तरह बहुत प्यारी, गौरी ने जवाब दिया, जिस पर चित्रा मायूस सा चेहरा बनाकर बोली, झूठी तारीफ कर रही हो,
अगर ऐसा होता तो हर बार लड़के वाले इतना बड़ा मुंह फाड़कर दहेज ना मांग रहे होते। तुम तो जानती हो मेरा ये दबा हुआ रंग। ओफो चित्रा, तुम भी क्या बातें लेकर बैठी हो। अरे जो दिल के साफ होते हैं उन्हें किसी का रंग दिखाई नहीं देता बल्कि दिल दिखाई देता है, जो कि तुम्हारा है बहुत ही खूबसूरत। तुम देखना, तुम्हें तो कोई दिलवाला ही पसंद करेगा। गौरी ने उसे हिम्मत दी, जिस पर चित्रा मुस्कुरा दी। दरअसल चित्र का रंग मुस्कुरा दी और तभी अम्मा कमरे के अंदर दाखिल होते हुए बोली, अरे सब हो गया ना, जल्दी चलो लड़के वाले आ चुके हैं। गौरी बेटा तुम बुरा मत मानना, लेकिन चित्रा की अम्मा की बात पूरी होने से पहले ही गौरी मुस्कुराकर बोली, मैं समझ गई अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं बाहर नहीं आऊंगी। और हाँ, मेरा दिल कहता है इस बार कोई ऐसा आएगा जो हमारे चित्रा को पूरे दिल से अपनाएगा, आप देखना। ये सुन उस औरत के होठों पर मुस्कान आए, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, चलो चित्रा। औरत अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगी, लेकिन चित्रा मायूसी से गौरी की तरह पलटकर देखने लगी, क्योंकि अपनी सहेली के बिना उसके जाने का दिल नहीं था, लेकिन वह अपनी मां के खिलाफ जा नहीं सकती थी। गौरी ने भी मुस्कुराकर उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया। थोड़ी ही देर बाद चित्रा, जो कि लड़के वालों के सामने बैठी थी, बिल्कुल खामोश और मासूम लग रही थी और शरीफ लड़कियों की तरह अपनी समझदारी का परिचय देते हुए उन लोगों के हर सवाल का जवाब दे रही थी। और पर्दे के पीछे छुपी गौरी अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए हसरत भरी निगाहों से अपनी दोस्त को देख रही थी, अपनी तरफ बढ़ने वाले एक तूफान से अनजान। तो वहीं दूसरी तरफ आज बनारस थमसा गया था। हवा की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, क्योंकि शहर की धड़कनों को किसी और के कदमों की आहट ने छू लिया था। सड़कों पर हलचल थी, जमीन कांप रही थी और लोगों की नजरें उसी दिशा में जमी थीं, जहां से गाड़ियों का काफिला धूल उड़ाता तेजी से आगे बढ़ रहा था। पहले सायरन सुनाई दिया, फिर टायरों की सरसराहट, फिर वो धड़कन जो काफिले से नहीं बल्कि आसपास सड़कों पर मुंह खोले और हैरानी से आंखें फाड़ रहे लोगों के दिलों से उठ रही थी। आखिर यह किसकी दस्तक थी उनकी दुनिया में, जिसने सिर्फ अपने कदमों से ही पूरा शहर हिला दिया था। चारों तरफ फैली पुलिस की भरी सुरक्षा के बीच ब्लैक सूट में अलर्ट कमांडो। हर मोड़ पर ब्लैक एसयूवी की लाइन, जिसे देखते हुए हर किसी की सांसें थमी हुई थी। सड़कें अपने आप खाली हो रही थी, मानो किसी शहंशाह के लिए रास्ता बनाया गया हो। लोगों की भीड़ ने इतनी टाइट सिक्योरिटी तो शायद हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के लिए भी नहीं देखी होगी। कि तभी लोगों के हैरान परेशान नजरों के आगे से गुजरा हुआ उन लग्जरियस गाड़ियों के काफी लोगों से भी अट्रैक्टिव एक का वो कार नहीं हाहाकार थी, क्योंकि उसमें मौजूद था वो शख्स जिसकी बेताब सांसें इस शहर की हवा में किसी की खुशबू का अपनी धड़कन में उतारना चाहती थी। उसके काले चश्मे के पीछे छुपी नीली आंखें, चेहरे पर वो सन्नाटा जो किसी बवंडर से पहले का होता है। उसकी गाड़ी जैसे जमीन को चीरती चली आ रही थी और शहर की रूह तक उसके आभामंडल से थर्रा रही थी। बनारस की तन गलियों में इतना रौब कभी नहीं उतरा था। लोग खिड़कियों से झांकते नहीं, छिपते थे, और जिन्हें उसका नाम नहीं मालूम था वो भी उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। निक डेविडसन, जिसने शायद अपनी जिंदगी में बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े शहरों को घुमा हो, लेकिन आज वो हिंदुस्तान की मिट्टी की खाक छान रहा था, एक छोटे से शहर की तन गलियों में घूम रहा था। और इसकी वजह थी वह लड़की जो उसकी धड़कन, उसका जुनून, उसकी मोहब्बत और उससे भी ज्यादा उसकी तड़प बनाकर उसके अंदर उतर चुकी थी। वो आज आया था अपनी मोहब्बत और बेताबी का हिसाब लेने। माफिया किंग ब्लैक ड्रैगन यानी क्रिस डेविडसन भले ही अमेरिका का माफिया था, लेकिन उसकी ताकत और हुकूमत पूरी दुनिया में चलती थी। उसे आज तक भले ही अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी से परमिशन या इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत ना पड़ती हो, क्योंकि वो अपने आप में ही एक फरमान था। शायद यही कारण था कि जब वो हिंदुस्तान आया था, हिंदुस्तान की गलियों में यह आतंक नहीं था जो आज निक डेविडसन के कदमों के कारण हुआ था। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी शायद ब्लैक ड्रैगन का अपने भाई के लिए मोहब्बत। हालांकि निक डेविडसन इतना भी कमजोर नहीं था कि उसे इतनी टाइट सिक्योरिटी की जरूरत पड़े, लेकिन वह कहते हैं ना, भाई और बाप के आगे हर किसी की चलती नहीं। बस यही कुछ हाल निक का भी था, जिसने हिंदुस्तान की सरकार हिला दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ चित्रा लड़के वालों के सामने बैठी उनके सवालों का जवाब दे रही थी, जब अचानक लड़के वालों ने दहेज की बात छोड़ दी और हर रिश्ते की तरह इन्होंने भी मुंह फाड़ फाड़ कर दहेज मांगना शुरू कर दिया। और बस जैसे ही रिश्ते वाले अपनी असली औकात पर आए, पर्दे के पीछे छुपी गौरी ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी आगे क्या होने वाला है। उसकी नजर तो बस चित्रा पर ठहर गई थी, तो वही चित्रा के भीतर की चिंगारी फड़फड़ाने लगी। लेकिन मां की घूरी हुई आंखों ने उस आग को ठंडी करने की पूरी कोशिश की थी। चित्रा का खून खोलने लगा था। वो एक बार फिर इस चीज के खिलाफ एक्शन लेने ही वाली थी जब उसकी मां ने आंखें दिखाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। चित्रा अभी कुछ सोच ही रही थी, तभी लड़का
जो कि दिमाग से भी उतना ही खाली था जितना बालों से। सवाल दागता है, वैसे आपने 12वीं तक पढ़ाई की है ना, उसके बाद कुछ नहीं किया? चित्रा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी किया है ना। दिन रात जागकर 1000 पन्नों की एक मोटी सी डायरी बनाई है, ताकि शादी के बाद पीसीए कर सकूं। पीसीए? ये कौन सा कोर्स है? लड़का उलझा। चित्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पति के कैश पर ऐश आंटी करती होंगी, है ना आंटी? क्या मतलब? चित्रा की होने वाली सास तुनक कर बोली, जिसका जवाब चित्रा उल्टे शब्दों में देने ही वाली थी, लेकिन उसकी अम्मा बात संभालते हुए बोली, अरे मजाक कर रही है, मेरी बेटी बहुत मजा किया है। आप लोग ये लीजिए ना, नाश्ता, समोसे, पकोड़े मेरी चित्रा ने बनाए हैं अपने हाथों से। वैसे तो ये घर के सारे काम जानती है, लेकिन खाना पीना बनाने का तो इसे अलग ही शौक है। सब कुछ बना लेती है मेरी चित्रा। कहकर अम्मा ने होठों पर झूठी मुस्कान लाई थी, जिस पर मोटा ससुर, जो कि आते ही न जाने कितना ही कुछ खा चुका था और उसकी हरकतें बता रही थी कि वह न जाने कितने ही जन्मों से भूखा हो, मुंह में ढेर सारे पकोड़े ठूसते हुए बोला, अच्छा और क्या क्या बना लेती हो बेटी? जरा हमें अपने हाथों से कुछ और बनाकर तो खिलाओ। उस मोटे मुच्छड़ होने वाले ससुर की बात सुनते ही सोनू का तो मुंह बन गया था, क्योंकि हर बच्चे की तरह वह भी न जाने कब से नाश्ते की प्लेट पर नजर गड़ाए बैठा था, लेकिन अम्मा के डर से कुछ छूने की हिम्मत नहीं हुई। और अब उसकी आंखों में बस यही उम्मीद थी कि वह लोग कुछ छोड़े, लेकिन उसके सामने बैठे जन्मों जन्मों के भूखे इन लोगों से उसे अब कोई उम्मीद नहीं थी। वो मुंह बनाते हुए अपनी बहन की तरफ देखता है, जब अचानक ही चित्रा नहीं मुस्कुरा कर कहा, मेरे हाथों का खाना है जी, अभी देती हूँ। लेकिन पहले मुझे आप ये बताएंगे अंकल, आपका बेटा कितना पढ़ा लिखा है? हमारा बेटा? बेटा वह तो 8वीं पढ़ा है, और फिर हमारा खानदानी किराने का दुकान था, बस उसे ही संभालता है। वैसे तुमने कुछ बनाकर नहीं खिलाया? ये सुनते ही चित्रा के होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान आई। खिला रही हूं अंकल, इतनी जल्दी भी क्या है? कहकर चित्रा ने ना आव देखा ना ताओ एकदम से अपनी सैंडल निकाली और उसके बेटे पर बजाना शुरू। खाना खाएगा मेरे हाथों का, दहेज मांगेगा, ये ले ये ले, और दहेज ले, तुझे बस यही मिल सकता है। क्या समझते क्या हो अपने आप को? अपने बेटे को चप्पलों से पीटता हुआ देखकर औरत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन चित्रा ने उसे भी नहीं छोड़ा, औरत को भी पीटना शुरू कर दिया। बस फिर क्या, गुस्से में आकर औरत ने उसके दबे हुए काले रंग का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन चित्रा को तो जैसे इन चीजों की आदत हो गई थी। उसकी अम्मा ने बाबा ने रोकने की न जाने कितनी ही नाकाम कोशिश की, लेकिन चित्रा ने उन सबको मार मार कर घर से मार भगाया। और अब चित्रा की अम्मा चित्र के ऊपर डंडा लेकर पड़ी थी। नाशपीती कर्मजली बेवकूफ लड़की, कितना समझाया था तुझे, लेकिन इस रिश्ते को भी भगा दिया। अरे ऐसा ही चलता रहा तो तुझे कौन शादी करेगा? तू रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। कहकर अम्मा ने डंडा उठाया था तो गौरी और चित्रा के बाबा उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़े। अम्मा जैसे ही चित्रा को मारने को हुई, हमेशा की तरह चित्रा इस बार भी जान बचाकर घर से बाहर भागी। वो जल्दी से दौड़ते हुए गली में आ चुकी थी, जहां उसके ससुराल वाले चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर चुके थे और उसकी ना जाने कितनी ही बदनामी कर दी थी। मेरे तो बेटे की किस्मत बच गई भाई साहब, जो इस काली कलूटी बदतमीज बददिमाग से उसकी शादी नहीं हुई। अरे ये लड़की पूरी की पूरी पागल है, ये जिस घर में भी जाएगी ना वहां। वो लोग चिल्ला ही रहे थे जब चित्रा को एक बार फिर अपने सामने देख वो जल्दी से घबराकर टैक्सी में बैठने लगे। अरे बाप रे, भागो यहां से, वरना ये पागल फिर से हमें मारेगी। अरे भाग कहाँ रहे हो दलीदरो? अबे ओ मोटी चुड़ैल, तुम मुझे काली कलूटी कह रही है तो खुद क्या है? दहेज की लालची दलीद, तुझे क्या लगता है तेरा ये बेटा सोना है? अरे जरा शक्ल देखो उसकी आईने में, भ्रम टूट जाएगा। भावनाओं के थैले में आलू के पराठे। ये तो वो वाईफाई है जो सिग्नल तो देता है पर नेट नहीं चलता। अगर इसके जैसी अक्ल हो तो गधा भी अफलातून कहलाए। और ये तुम्हारा पति मुच्छर लगता है अकाल पीड़ित है, जन्मों का भूखा। ये तो वो लड्डू है जिसे देखकर मधुमेह भी डर जाए। इसके दिमाग में खोपड़ी है या किराए की गोदाम, पूरा का पूरा भूसा भरा है। और तेरा बेटा वह चप्पल है जो चलता नहीं फिसलता है फिसलता, और तू चलती नहीं है मोटी बल्कि लुढ़कती है लुढ़कती, मुझे काली कहती है। अरे लेकिन तेरे इस निकम्मे बेटे से तो बेहतर हूँ। खुद 8वीं पढ़ा है और बीवी 12वीं के आगे भी पड़ी हुई चाहिए। छिपकली के सड़े हुए अंडे, गटर में थूका हुआ पान। तुम जैसे बंदे पे तो 404 एरर लॉजिक नॉट फाउंड लिखा होना चाहिए। मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से जल्दी, वरना चप्पल में झाड़ू भिगो भिगो कर मारोगी। चलो भागो यहाँ से। कहते हुए चित्रा ने अपनी चप्पल, जो कि पास में बंधी हुई गाय के गोबर पर पड़ी हुई थी, फेंक कर उन लोगों की तरफ मारी। लेकिन अगले ही पल वो चप्पल ऑटो में बैठे हैं उन लोगों को लगने की जगह अचानक किसी खूबसूरत और हैंडसम चेहरे पर जा चिपकी।
और उस आदमी के साथ साथ चित्रा की आंखें भी हैरानी से फैल गई। हे महादेव! दूसरी तरफ घर में हुए बड़े से हंगामे के बाद सोनू तो खुश होकर दावत उड़ाने लगा था और बची कुची मिठाइयां खाने लगा। गौरी ने अम्मा को शांत किया, उन्हें बीपी चढ़ने लगा था तो दवाई देकर आराम करने कमरे में सुला दिया और चित्रा के बाबा को चाय लगा कर दी। बाबा के कहने पर वह भी बैठकर चाय की चुस्की अपने होठों के पास लगाने ही वाली थी, जब अचानक ही उसे अपनी सांसों की खुशबू में किसी का एहसास हुआ। उसने झटके से अपनी नजर उठाकर इधर उधर देखना शुरू किया। दिल की धड़कन में रफ्तार पकड़ ली थी और ऐसा लगा मानो एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे छू कर गुजरा है। वो अभी कुछ समझ पाती इससे पहले ही सोनू के बाबा ने पूछा, सोनू बेटा आज तारीख की कितनी है? जो साड़ी का ऑर्डर आया है वो दुकान पहुंचाना है बेटा। आज 25 सितंबर है बाबा। और यह शब्द सुनते ही गौरी की आंखें हैरानी से फैल गई, हाथों में मौजूद कप थरथराने लगा और अचानक उसके कानों में कुछ शब्द गूंजे, तुम्हारा जन्मदिन और हम दोनों के बीच की हर दीवार, हर लिमिट खत्म होगी लिटिल गर्ल। निक डेविडसन विल बी इनसाइड यू। ये शब्द याद आते ही उसका चेहरा पसीने से भीगने लगा था और इससे पहले वो आगे कुछ सोचती अचानक कि बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आए।